गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 509। लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था जो जूफेन का ग्रुप था वहाँ पे पहुँच चुका था। तो जब जूफेन का ग्रुप वहाँ पे पहुँचता है तो सभी लोग देखकर उन्हें हैरान हो जाते हैं। जूफेन के ग्रुप में पूरे 10 डिसिपल्स थे और 10 डिसिपल्स में से 6 डिसिपल्स इथेरियल स्टेज के थे और 3 डिसिपल्स रेडियन स्टेज के 6 लेयर पर थे और एक थर्ड लेयर पर था रेडियन स्टेज का, और जो कि जूफेन वो खुद था। और जब सभी लोग उस लाइनअप को देखते हैं तो वो लोग कहते हैं ऐसा लाइनअप तो मिडिल 3 सेक्ट में भी देखने को नहीं मिलता और ऐसा लाइनअप सिर्फ सुपीरियर 3 सेक्ट में ही देखा जाता है। और फिर जब जन्मो होता जब उन्हें देखता है तो वो कहता है पहले एक क्या कम था जो पूरी टीम इतनी भयानक हो गई और इसके मोस्ट ऑफ द प्लेयर और इसके हाफ से ज्यादा प्लेयर्स इथेरियल स्टेज में हैं। और जन्मो भी ये सब कुछ देख के थोड़ा परेशान हो चुका था। और जब हैन यून फेंग देखता है तो वो एकदम शॉक ही हो जाता है और वो कहता है इसके तो आधे से ज़्यादा डिसिपल्स इथेरियल स्टेज में हैं। व्हाट द हेल, आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पर। और फिर वो अपने दोनों भाई से कहता है क्या तुम इन्हीं की बात कर रहे थे। और इस समय उन दोनों भाई को दिखाया जाता है वो इस समय तो फ्लोर के ऊपर गिर चुके थे और उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ पर हो क्या रहा है। और उन्हें इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग इथेरियल स्टेज में कैसे पहुंच गए। और इस समय जो सेकंड यंग मास्टर था वो इस समय बैठ के रो रहा था मानो कि उसने किसी घोस्ट को देख लिया हो। और फिर वो अपने भाई से कहता भाई बस 3 महीने पहले मैंने इनको देखा था, ये सिर्फ रेडियन स्टेज के 8th और 9th लेयर पर थे और अब ये पहुंच चुके हैं इथेरियल स्टेज के 3rd लेयर पर। और आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जो इनका एल्डेस्ट ब्रदर होता है जिसका नाम हैन यून फेंग होता है वो कहता है क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि ये लोग कुछ महीने पहले इथेरियल स्टेज में नहीं थे। और फिर हैन यून फेंग उन तीनों की तरफ देखता है जो इथेरियल लेयर के 3rd लेयर पर थे और वो उस समय अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पा रहा था। और फिर वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं पहुंचने का। और तो और हम मिडिल सेक्ट में होते हुए तुम्हें सिर्फ इथेरियल स्टेज पर अभी इंटर करवा पाए हैं और तो और तुम्हें इथेरियल स्टेज पे पहुंचाने के लिए हमने अपनी सारी सेक्ट की रिसोर्सेज भी लगा डाली है। और आखिरकार उन जैसा लोअर सेक्ट ये कैसे कर सकता है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है ऐसा करने का। और तो और इतने कम टाइम में करना ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है और मुझे इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। और फिर जो सेकंड ब्रदर होता है वो कहता है ब्रदर मैं कैसे ही बता सकता हूँ ये सब कुछ कैसे हुआ, आप ना चाहो तो मतलब आप ना मानो तो आप थर्ड ब्रदर से भी पूछ सकते हो और वो भी आपको सेम ही बताएंगे। और फिर जो थर्ड ब्रदर होता है वो भी कहता है हाँ ब्रदर ये जो कह रहा सब सही है और मैं भी इनकी इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट देखकर और वो भी इतनी जल्दी मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका हूँ और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ये सब कुछ कैसे हुआ। और फिर जो उनका एल्डेस्ट ब्रदर होता है वो कहता है अब हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब डीमन स्कीमिंग सेक्ट भी हमारे लिए खतरा बन चुका है और हमारी पोजीशन के लिए भी खतरा बन चुका है और अब हमें इन्हें हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है और हमसे जो कुछ भी हो सके हम लोग वो करेंगे और हमें बिल्कुल भी मिडिल 3 सेक्ट में लास्ट नहीं आना है। और फिर जो हैन यून फेंग होता है वो अपने ब्रदर से पूछता है तुम लोगों ने जिसके बारे में बताया था वो आदमी कहाँ है, क्या वो इन 6 इथेरियल स्टेज में से एक है। और फिर जो वो दोनों ब्रदर्स होते हैं वो दोनों ही अपना सर हिलाते हैं और जो थर्ड यंग मास्टर हैन होता है वो कहता है भाई वो इथेरियल स्टेज में नहीं है, जो सबसे लोवेस्ट कल्टिवेटर है रेडियन स्टेज के जो 3rd लेयर पर है वही है। भाई वो भले ही रेडियन स्टेज के 3rd लेयर पर है पर आप उसको बिल्कुल ही हल्के में मत लीजिएगा। और फिर जो हैन यून फेंग होता है वो भी कहता है हाँ मुझे पता है और कितने भी इथेरियल स्टेज के कल्टिवेटर हैं सब इसके बिहाइंड घूम रहे हैं और इसी चीज़ को देखकर ही पता चलता है कि उसकी कल्टीवेशन जितनी दिखती है उतनी है नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है। और अगर कोई भी इसकी कल्टीवेशन देखकर इससे फाइट करेगा तो वो ज़रूर ही बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा। और अभी इनके टीम में 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट और 1 मॉन्स्टर है और इस समय डीमन स्कीमिंग सेक्ट बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस बन चुका है और अब हमें अपने टारगेट को चेंज करना पड़ेगा और यही हम सबके लिए अच्छा होगा। और इस समय मैं कुछ कर तो नहीं सकता पर मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ आखिर किस प्रकार के गॉड लाइक ने इनके कल्टीवेशन को रेस किया है इतनी जल्दी इतनी फास्ट, और ये एक मिरेकल के जैसे है। और फिर हमें दूसरी तरफ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर वो लोग जूफेन के पास आते हुए कहते हैं जूफेन हम तुम्हें देखकर इस समय बहुत ज़्यादा खुश हैं और तुमने तो हमें एक सरप्राइज ही दे दिया और इस समय बस मेरा मन तुम्हें किस करने का कर रहा है। और ये कहकर वो जूफेन के गले लग जाता है। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है दूर हटो, मुझे ऐसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे नफरत है ऐसे बात करने वालों से। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है अरे मैं इमोशंस में बह गया था, तुमने ऐसा काम ही कर दिया है
और तुम कोई मिरेकल वर्कर से कम नहीं हो और तुमने एक बहुत ही बड़ा मिरेकल कर दिखाया है। और बस तुमने कुछ ही दिनों में इन डिसिपल्स को इथेरियल स्टेज पर पहुंचा दिया है। और हमारे सेक्ट लीडर जी वुइये ने तुम्हें हमारे सेक्ट में लाकर पहली बार कोई अच्छा काम किया है। और ये डिसीज़न जी वुइये का बेस्ट डिसीज़न था। और फिर जब वो दोनों फ्रेंड्स होते हैं दूसरे वाले, वो लोग भी इस समय ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। और वो लोग कहते हैं इस बार हमारा सेक्ट बहुत ऊपर जाएगा। और फिर हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर यून को दिखाया जाता है और वो भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे। और वो कह रहे थे कि क्या एक मॉन्स्टर कम था जो पूरी अब टीम आ चुकी है। और ये लड़का सही में एक मिरेकल वर्कर है, ये सही में मिरेकल्स को क्रिएट कर सकता है। और मुझे ये तो पता था कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अब अपनी पूरी टीम को भी स्ट्रॉन्ग कर दिया है और अब हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के अगेंस्ट में फ़ाइट करने के लिए। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़कियां थी वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान थी और वो लोग कह रहे थे कि आखिरकार जूफेन ने ये कैसे कर दिया। और ऐसे ही वो लोग बातें कर रही होती जूफेन के बारे में और सभी लोग भी ऐसे ही बातें कर रहे होते। वहाँ पर जितने लोग एल्डर्स और सब लोग होते सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। और फिर जो जजेस होते हैं वो लोग कहते हैं आखिरकार डीमन स्कीमिंग सेक्ट जो कि लोअर 3 सेक्ट में से आता है उसमें इथेरियल स्टेज के 6 कल्टीवेटर कैसे हो सकते हैं और क्या इन्होंने कोई चीटिंग की है। और फिर जो एल्डर होता है जो मतलब इनसे पहले मिला था, जो कि इनसे बात कर रहा था, जिसने ज़ॉम्बी पिल के बारे में बात की थी, वो कहता है वहाँ पर आकर जजेस से, जजेस हमें पता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ है और इनमें से ज़्यादातर लोगों ने ज़ॉम्बी पिल को लिया था जिसकी वजह से सब कुछ हो पाया है। और जब जजेस ज़ॉम्बी पिल का नाम सुनते हैं वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं क्या ज़ॉम्बी पिल, ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पिल होती है जो कि कोई भी इतनी जल्दी एफर्ट नहीं कर सकता है। और क्या डीमन स्कीमिंग सेक्ट इतना ज़्यादा अमीर हो चुका है कि वो अपने डिसिपल्स के ऊपर इतने हैवी रिसोर्सेज को खर्च कर रहा है। और आखिरकार इनके बैकग्राउंड के पीछे है कौन। जैसा कि मुझे पता है डीमन स्कीमिंग सेक्ट इतना अमीर तो नहीं था। और फिर जो जजेस होते हैं वो भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं और फिर वो लोग कहते हैं, मतलब कि जो जज होता है वो कहता है डीमन स्कीमिंग सेक्ट और बीस्ट टैमिंग सेक्ट यहाँ पर आ सकते हो, मतलब कि तुम्हें स्टेज पर अब आना होगा और तुम सबको अपनी फाइट को चुनने के लिए अपने अपने नंबर्स को तुम्हें निकालना पड़ेगा और उसी नंबर से ही तुम्हारी फाइट को डिसाइड किया जाएगा। और फिर जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट और जो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के लोग होते हैं, मतलब डिसिपल्स होते हैं, वो लोग स्टेज पर आ जाते हैं। और फिर जो जज होता है वो 2 बॉक्सेस को रखता है जिसके अंदर सारे नंबर्स होते हैं 1 से 10 तक और जिनके नंबर सेम होंगे वो लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे। तो सबसे पहले जो जूफेन होता है जो कि रेडियन स्टेज के 3rd लेयर पर होता है वो अपने नंबर को निकालने के लिए सबसे पहले जाता है। तो जब वो अपने नंबर को निकालता है तो उसका नंबर 10 होता है जो कि सबसे लास्ट होता है। इसका मतलब जूफेन सबसे लास्ट में फाइट करेगा। और फिर सभी लोग बारी बारी से अपने अपने नंबर निकालने लगते हैं और सभी जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो सभी लोग अपने नंबर्स निकाल लेते हैं। और फिर जो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के डिसिपल्स होते हैं वो लोग भी अपने अपने नंबर्स निकालने लगते हैं। और जो हुईजियोंग होता है जब वो अपना नंबर निकालता है तो उसका नंबर आता है नंबर 10 जो कि जूफेन का भी नंबर होता है। इसका मतलब हुईजियोंग अब लड़ेगा जूफेन से। और जैसे हुईजियोंग नंबर 10 देखता है अपना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और हाँ, मैं तुमको एक चीज़ बताना भूल गया तो सुन लो। तो जब ये जो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के डिसिपल्स और जो एल्डर थे जब वो लोग जूफेन और डिसिपल्स को देखते हैं, जूफेन के डिसिपल्स को देखते हैं तो वो सभी लोग हैरान हो गए थे और वो लोग इनकी टीम से लड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि ये लोग पहले ही हार मान चुके थे। और जो हुईजियोंग था उसकी तो पहले ही फट चुकी थी और वो कह रहा था कि मास्टर इनसे लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं, हम लोग ऐसे ही हार जाएंगे, तो प्लीज़ यहाँ से चलते हैं, हम लोग ऐसे ही हार मान लेते हैं और इनसे लड़ने का क्या ही फ़ायदा है। और जो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के लोग होते हैं वो कहते हैं हम लोग उनसे तो लड़ ही सकते हैं ना, मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग से, तो इनसे रहने देते हैं। और ये सुन के जो उनका मास्टर था, मतलब कि जो एल्डर लू था, वो कहता है क्या तुम लोग बहुत ज़्यादा ही कायर बन चुके हो जो कि फाइट से लड़ने से पहले ही डर रहा है। और फिर जो उनका एल्डर लू होता है वो हुईजियोंग से कहता है, मतलब सभी डिसिपल से कहता है बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के, इनमें मैक्सिमम सिर्फ 6 लोग ही इथेरियल स्टेज के हैं और जो 4 लोग हैं वो लोग रेडियन स्टेज के हैं, तो इसलिए तुम लोग उनको हरा सकते हो और उससे हमें कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं जिससे कि हम लोग कुछ ऊपर जा सकते हैं। और अगर तुम लोग बिना फाइट लड़े ही हार मान लोगे तो हमारे पॉइंट -2 हो जाएंगे हर एक फाइट के, तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें लड़ना तो पड़ेगा ही।
और अब कंटिन्यू करते हैं। और इस समय जो बीस्ट ड्रीमिंग सेक्ट का जो हुईजियोंग था, जो कि बेस्ट डिसिपल था, वो इस समय रेडियन स्टेज के थर्ड लेयर कल्टिवेटर से लड़ने जा रहा था, जो कि जू फैन था। और इस समय वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो रेडियन स्टेज के थर्ड लेयर पर था। पर उसको नहीं पता था इस समय कि जू फैन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल है डीमन स्कीमिंग सेक्ट का, जिसे कि सब लोग मॉन्स्टर भी कहते हैं। और इस समय वो इतना ज़्यादा खुश था कि वो जू फैन को टीज कर रहा था। और जो बाकी सभी लोग थे वहाँ के, जैसे कि येनमू और वो 3 ब्रदर्स और जो एल्डर्स और जो वहाँ की ऑडियंस थी, वो सभी लोग येनमू का मजाक उड़ा रहे थे। बट येनमू को अभी भी कोई शर्म नहीं थी। वो इस समय बस इसलिए खुश था क्योंकि वो इथेरियल स्टेज के कल्टिवेटर से नहीं लड़ रहा था, और वो लड़ रहा था एक थर्ड लेयर के रेडियन स्टेज के बंदे से। और फिर फाइट होने से पहले जो जू फैन होता है वो सबसे कहता है कोई भी बीस्ट टैमिंग डिसिपल्स को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाएगा, नहीं जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के जो डिसिपल्स होंगे वो आसानी से जीत जाएंगे और उनके लिए ये सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। और इसीलिए जू फैन उन डिसिपल्स को समझा रहा था। और जू फैन की बातें सुनकर जो फिंडियन होता है वो भी कहता है जू फैन एकदम सही कह रहा है, और इसे कहते हैं एक जीनियस का दिमाग और जीनियस के प्लान्स। और सभी डिसिपल्स भी एग्री हो जाते हैं जैसा जैसा जू फैन ने कहा था वैसा वैसा करने के लिए। और फिर बारी बारी सबकी फाइट होने लगती है। और जो बीस्ट टेमिंग सेक्ट के लोग थे, मतलब डिसिपल्स थे, वो लोग उनसे फाइट लड़ना नहीं चाहते थे, बट उनके मास्टर की वजह से वो लोग फाइट लड़ रहे थे, उनके एल्डर की वजह से। तो जो सबसे पहले फाइट होती है वो की चंग लैन की होती है, और की चंग लैन के सामने रेडियन स्टेज के 8 लेयर के कल्टिवेटर से फाइट होने वाली थी। और वो दोनों ही स्टेज पर आ जाते हैं, बट जो बीस्ट टैमिंग सेक्ट का डिसिपल था वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, वो उनसे फाइट नहीं लड़ना चाहता था। और वो अपने एल्डर से भी कहता है एल्डर मुझे फाइट नहीं लड़नी, मैं ऐसे ही हार मान रहा हूँ, और क्या हम लोग इस फाइट को यहीं पे नहीं रोक सकते क्योंकि मैं हार मान रहा हूँ। और फिर जो एल्डर लू होता है, जो कि उनका मास्टर होता है, वो कहता है अगर तुम फाइट हार जाते हो तो फिर हमारे पॉइंट में सिर्फ 0 नंबर आएगा, बट अगर तुम फाइट से पीछे हट जाओगे तो फिर -2 हो जाएगा, जिसकी वजह से हम और भी पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हें अपने सेक्ट के लिए लड़ना होगा। तो फिर वो जो बंदा होता है उसका मन तो नहीं होता, पर तब भी वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और फिर जो की चंगलॉन होता है वो एक ही अटैक से, मतलब एक ही लात से उसको रिंग से बाहर फेंक देता है। और जैसा कि जू फैन ने कहा था वैसा ही उसने किया था, और उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई थी, और उस डिसिपल को बिना चोट लगे बाहर रिंग के फेंक दिया था। और जो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट का डिसिपल था वो भी इस टाइम पर बहुत ज्यादा खुश था। और इस समय जो एल्डर लू का गुस्सा था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि इससे उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी। बट जो वो डिसिपल था वो बहुत ज्यादा खुश था। और फिर इस तरह सभी डिसिपल्स उनके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, और सभी लोग ऐसे ही बाहर होते जाते हैं। और भी जो डिसिपल होते हैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट के, वो लोग ऐसे ही सबको हराते जाते हैं। और अब सिर्फ बचे थे रेडियन स्टेज के कल्टिवेटर डीमन स्कीमिंग सेक्ट के, जिन्हें फाइट लड़नी थी। और वो लोग भी कुछ मूव्स करने के बाद अपने अपोनेंट को हरा देते हैं। और जितने भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग थे, मतलब जो डिसिपल्स थे, वो सभी लोग अपने अपने मैचेस जीत चुके थे। और जो बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के डिसिपल्स थे वो सभी लोग इस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो लोग मरने से बच चुके हैं। और फिर अब जो लास्ट फाइट होती है वो होती है जू फैन और हुईजियोंग की। जब सभी डिसिपल्स फाइट लड़ रहे थे तो उनके साथ, मतलब उनके चारों तरफ एक बैरियर लगा होता है, और जू फैन और हुईजियोंग भी उस बैरियर के अंदर आ चुके थे, और अब इनकी फाइट होने जा रही थी। और जो हुईजियोंग था वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा खुश था, और जू फैन का बस मजाक उड़ा रहा था। और फिर जो जू फैन था वो बस शांति से खड़ा हुआ था, उसकी बातों को सुन रहा था। और वो ये तक भी कहता है कि तुम मुझे 10 अटैक हिट कर सकते हो, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। जू फैन अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, वो बस शांति से खड़ा हुआ था। और जो येनमू था उसे इसकी पावर को पता था, जू फैन की पावर को वो जानता था कि जू फैन क्या ही कर सकता है। और ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही हंस रहा था येनमू हुईजियोंग की हरकतों को देखकर। और जो फिंडियन था वो भी कह रहा था कि वो इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रहा जू फैन, उसे तो अब तक ही खत्म कर देना चाहिए था इस मैच को। और जो जू फैन होता है वो एक बार वो तीनों हैन ब्रदर्स और येनमू और एंट्रेंस पे एक आदमी को देखता है, जिसे देखकर जू फैन अभी भी खड़ा हुआ था। और अभी इस टाइम पर जो येनमू था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था जू फैन को ऐसे खड़े हुए देखकर, क्योंकि जू फैन इस टाइम पर कुछ भी नहीं बोल रहा था। और फिर जो येनमू होता है वो बहुत बड़ा एक ग्रे कलर का एक अटैक बनाता है अपना, और जू फैन के ऊपर कर देता है। और जो जू फैन था वो बस अभी भी खड़ा हुआ था, और वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि सभी लोग उसके बारे में बात करने लगे थे। और जो वो अटैक होता है वो जू फैन के लगने से पहले जू फैन उस अटैक से बच जाता है, और फिर वैसे ही अपने किलिंग के आर्म को ट्रांसफॉर्म करता है।
है और अपनी आई का भी यूज करता है, और जो पर्पल लाइटनिंग थी वो भी उसके हाथों पर आ चुकी थी, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही जू फैन उसके ऊपर अटैक करता है। और ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि एल्डर भी इस अटैक को देख नहीं पाए थे, और जहाँ तक कि जो जज थे वो भी इस अटैक को इतनी जल्दी नहीं देख पाए थे, और उस अटैक से जो बैरियर था वो भी मानो कांपने लगा था बहुत ज्यादा। और फिर हमें जजेस की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहते हैं ये नहीं हो सकता। आखिरकार इस लड़के के एक अटैक से ही बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के सारे डिसिपल्स और यहाँ तक कि जो उनके एल्डर की बॉडी थी वो पूरी एनाइलेट हो चुकी है, और अब बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के डिसिपल्स इस दुनिया में नहीं रहे। और ये सब देख के सभी लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके थे। जो जू फैन है ये सब कुछ पहले नहीं करना चाहता था, बट जो एंट्रेंस पे जो आदमी खड़ा था उसको देखकर जू फैन मानो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, और उसी की वजह से वो ओवर कंट्रोल हो चुका था, और वो अपने आप को नहीं रोक पाया, और सभी बीस्ट टाइमिंग सेक्ट के डिसिपल्स और एल्डर्स को खत्म कर डाला। और आखिरकार ये आदमी था कौन जिसे देखकर जू फैन इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तो जो वाला एपिसोड है अब यहीं पे खत्म होता है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।